सो पहला चैप्टर है बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। नाउ अभी कोट्स फ्रॉम फेमस पर्सन, अभी अपन जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसकी खास बात क्या है? The hardest thing in the world is to understand income tax. Albert Einstein. Income tax jokes आप पढ़ सकते हैं। After one pays their income tax, one know how a cow feels after she has been milked. A fine is a tax for doing wrong, but tax is a fine for doing well. मतलब कुछ अच्छा काम करने के लिए आपको टैक्स देना पड़ता है। क्या अच्छा काम? आपने मेहनत से पैसा कमाया, उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। बॉर्न फ्री टैक्स टू डेथ, तो जन्म लेते समय कोई टैक्स नहीं है, बट जन्म लेने के बाद मरते दम तक या जब तक है जान, आपको कोई ना कोई टैक्स जरूर देना पड़ेगा। चलिए सो आगे बढ़ते हैं। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स? लेट्स स्टार्ट विद दिस वर्ड, किसे टैक्स होता क्या है, फिर इनकम क्या बाद में देखेंगे, सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है बाद में देखेंगे, पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स। अच्छा ये वर्ड तो आपने सुना है, ऐसा तो कोई नहीं कि सर मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, आई एम वेरी मच श्योर कि आपने वर्ड तो सुना है। सो कैन यू थिंक ऑफ व्हाट इज टैक्स, जो लाइव वर्चुअल में है? एनीवन? यस एनीवन, कैन यू एक्सप्लेन? सो टैक्स का मतलब है सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स? इट्स अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। यस, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, करेक्ट। अभी आप बोलेंगे गवर्नमेंट को पैसा क्यों चाहिए? देखो क्यों चाहिए, यहाँ पे दिया है, मेंटेनेंस ऑफ डैम, सिक्योरिटी, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर। आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा है, बिकॉज वी नीड इन गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इफ़ यू वांट टू ग्रो एज अ बेटर इकोनॉमी। मतलब जितने भी ग्रोइंग इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड, दे गॉट बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इंडिया स्पेंडिंग मैक्सिमम ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें रोड आ गए, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, वाटर फैसिलिटी आ गए, सभी चीज़ें आ गई। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब खाली रोड नहीं, पब्लिक स्कूल्स आ गए, अच्छे हॉस्पिटल्स आ गए, सभी चीज़ें डेवलप होना क्या है, ज़रूरी है। तो इसके लिए आपसे पैसा लिया जाता है एंड जिसको बोलते हैं टैक्स। तो टैक्स का सिंपल मीनिंग क्या है? इट्स अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट, ये मैंने 4 पर्पज दिए, गवर्नमेंट बाकी जगह पे पैसा खर्च कर सकती है ना। ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसे अपने को घर पे गैस पे सब्सिडी मिलती थी, अब पेट्रोल डीजल पे अभी भी गवर्नमेंट की सब्सिडी है, तो ये गवर्नमेंट यही से देती है। अभी धीरे धीरे वो सब बंद करते जा रहे हैं। यस, मैं जैसे सबको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, काफ़ी सब्सिडीज गवर्नमेंट ने कम कर दिया है। इवन अगर सोलर सिस्टम लगाते हैं तो बैंक में जो इंटरेस्ट रेट लगता है उसमें भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ताकि उनका ग्रोथ अच्छा हो। सो गवर्नमेंट बहुत जगह पैसा खर्च करती है जो आपको मेरे को पता भी नहीं चलता है। करेक्ट ना? रेशन का ग्रॉसरी मिलता है, रेशन का धान्य मिलता है लोगों को, तो उनको सस्ते दाम में मिलता है, उसका खर्चा गवर्नमेंट उठाती है ना। सो ऐसे बहुत सारी जगह पे गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इन इंडिया। तो उसके लिए गवर्नमेंट को पैसा लगता है, ठीक है। तो ये है मीनिंग ऑफ वर्ड टैक्स। एनी क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट? इट्स वेरी सिंपल। नाउ अभी आप बोलेंगे ये तो समझ में आ गया, अभी इसके 2 टाइप्स है, वो अपन पढ़ेंगे। एक है डायरेक्ट टैक्स एंड दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। करेक्ट नहीं? अपने सुधार है, अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो इनकम टैक्स है, बाद में जो अपन पढ़ेंगे वो है इनडायरेक्ट टैक्स। तो अपने को दोनों पढ़ना है, करेक्ट ना? पूरे कोर्स में कहीं ना कहीं अपने को दोनों पढ़ना है, डायरेक्ट टैक्स भी पढ़ना है। तो अभी अपन मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में फ़र्क क्या है। सो लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है एंड फिर अपन आएंगे व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स। चलो ध्यान दीजिए सब लोग। देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स कार मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। उसके बाद वो सेल करती है डीलर को, ये कार का शोरूम है, एंड डीलर फिर सेल करता है कस्टमर को जिसका नाम है जेठालाल, एंड वो उनका प्रॉफिट ऐड करते हैं। जैसे टाटा मोटर ने अगर 10 लाख का गाड़ी डीलर को 11 लाख में बेचा, तो डीलर 11 लाख का गाड़ी अपने को 12 लाख में बेचेगा। सो हर एक बंदा प्रॉफिट ऐड करके क्या करेगा, आगे सेल करेगा, ठीक है। तो ये अपने को बताएं। अभी ये कार पे लगता है जीएसटी, है ना? आपने सुना रहेगा जीएसटी, तो सुना रहेगा, भले पढ़ा नहीं रहेगा, बट जितने भी इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज है ऑब्वियसली जो टैक्सेबल है उस पर लगता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो टाटा मोटर्स को क्या करना पड़ेगा, लेट्स से इस ट्रांजैक्शन में 2 लाख रुपए जीएसटी मैंने एज्यूम किया है, वो डीलर से जो पैसा लेंगे उसमें जीएसटी भी रहेगा। तो जो खुद का पैसा खुद के पास रखेंगे,
जो 2 लाख रुपए उन्होंने कलेक्ट किया डीलर से वो गवर्नमेंट को देंगे, ठीक है। तो 10 लाख का गाड़ी उन्होंने 11 में बेचा, ये डिफरेंस जो 1 लाख है उनका प्रॉफिट है, इसलिए मैंने जस्ट दिखाया कि वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट पे ध्यान मत दो, प्रॉफिट पे इनकम टैक्स आएगा, इसलिए मैंने वो दिखाया, ठीक है। नाउ डीलर ने आगे 12 लाख में बेचा, जेटल ने कितना दिया, 2.5 लाख रुपए दिया। जेटल ने कितना दिया, 2.5 लाख रुपए दिया। जेटल ने कितना दिया, 2.5 लाख रुपया। तो जेटल ने 2.5 लाख डीलर को दिया है, उस 2.5 लाख में से 2 लाख उसने ऑलरेडी किसको दिया है, टाटा मोटर्स को, जो गवर्नमेंट को देगा। तो बचाओ 50,000 डीलर किसको देगा, गवर्नमेंट को देगा। सो टोटल जो जीएसटी का बर्डन है इस टोटल कार पे 2.5 लाख का है, जो अल्टीमेटली बर्डन किसने बेयर किया है, कंज्यूमर ने। इनिशियली डीलर ने मैन्युफैक्चरर को 2 लाख रुपए दिए, फिर आप बोलेंगे डीलर ने 2.5 लाख क्यों रिकवर किया, क्योंकि वो कॉस्ट सामने वाले का है, गाड़ी जो यूज़ करेगा ना उसका कॉस्ट है। तो डीलर ने टाइमिंग 2 लाख रुपए दिया था, बाद में कस्टमर से खुद का 2 लाख भी लिया, और उसने जो मार्जिन ऐड किया था 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो या उसके और भी कोई मार्जिन रहेंगे तो उसके ऊपर उसने जीएसटी ऐड किया है। तो जैसे प्राइस बढ़ेगा ना तो डीलर का मार्जिन बढ़ेगा, तो जीएसटी का अमाउंट भी बढ़ेगा। तो अभी आप कैलकुलेशन में ध्यान मत दो, ये जस्ट एग्जांपल है। आप ये 10, 11, 12 लाख पे ध्यान मत दो, बस जीएसटी के अमाउंट पे ध्यान दो। तो डीलर ने 2.5 लाख रुपए दिया डीलर को, डीलर ने खुद का 2 लाख निकाल के रखा, 50,000 गवर्नमेंट को भर दिया। तो डीलर कितना भरेगा गवर्नमेंट को, 50,000 भरेगा। डीलर कितना भरेगा गवर्नमेंट को, 50,000 भरेगा। एंड मैन्युफैक्चरर कितना भरेगा, 2 लाख भरेगा। ऐसे टोटल 2.5 लाख रुपए गवर्नमेंट को जाएगा। अभी आप मेरे को बताइए, इनिशियली टाटा मोटर्स ने गवर्नमेंट को दिया है, बाद में डीलर ने टाटा मोटर्स को दिया है ना, टाटा मोटर्स ने डीलर से लेके गवर्नमेंट को दिया है। अल्टीमेटली कॉस्ट किसने बेयर किया है, कंज्यूमर ने किया है। और रेवेन्यू किसको मिला है, गवर्नमेंट को, इसलिए उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। सो जेठालाल डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करेगा गवर्नमेंट को, जेठालाल डीलर को देगा, डीलर टाटा मोटर्स को देगा, टाटा मोटर्स गवर्नमेंट को देगा, एंड डीलर भी कुछ टैक्स गवर्नमेंट को देगा। तो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर जितने भी लोग बीच में इन्वॉल्व है ना, वो थोड़ा जीएसटी गवर्नमेंट को देंगे, लेकिन पूरा जीएसटी अल्टीमेटली किससे रिकवर होगा, पूरा बर्डन पास ऑन किस पे होगा, कस्टमर पे। तो बर्डन जेठालाल पे बोलो डायरेक्टली आ रहा है इनडायरेक्टली, सब लोग आंसर दो। इजी पेइंग डायरेक्टली टू गवर्नमेंट और इजी पेइंग इनडायरेक्टली। अभी आपने मेरा क्लास ज्वाइन किया है, उसमें जीएसटी है, तो आपने जीएसटी मेरे को दिया और मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, तो ये रेवेन्यू मेरा नहीं है, ये रेवेन्यू गवर्नमेंट का है, बट मैंने कलेक्ट आपसे किया है, ये कलेक्ट मैंने आपसे किया है, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। सो आपके ऊपर बर्डन वो इनडायरेक्टली है। आपने जिम ज्वाइन किया रहेगा, आपके जिम के ऊपर जीएसटी है, तो वो जीएसटी आप जिम ओनर को दे रहे हैं, जिम ओनर गवर्नमेंट को दे रहा है। सेम एग्जाम्पल, बर्डन आपके ऊपर आ रहा है बट वो इनडायरेक्टली आ रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। एंड व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, अभी टाटा मोटर्स ने 10 लाख का गाड़ी 11 लाख में बेचा, एग्जाम्पल है, उस 1 लाख रुपए पे जो प्रॉफिट होगा उस पे टाटा मोटर्स गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देगा, वो टाटा मोटर खुद देगा, वो किसी से रिकवर नहीं करेगा, इसलिए उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, जो मेरी जेब से जाता है, इसका इम्पैक्ट मेरी जेब में आता है। तो दिखने के लिए प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 1 लाख है, मैंने डीलर का भी दिखाने के लिए 1 लाख लिया है, बट उसमें से टैक्स कुछ ना कुछ तो क्या होगा, कट होगा। तो इस 1 लाख पे वो खुद डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट देंगे, वो बर्डन हम किसी पे पास ऑन नहीं कर सकते। जो पैसा टाटा मोटर्स ने कमाया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए कमाया, उस पर डायरेक्ट टैक्स वो खुद गवर्नमेंट को देंगे। डीलर ने भी 1 लाख रुपए कमाया, एग्जाम्पल, कैलकुलेशन में इन्वॉल्व मत हो, वो भी डीलर किसको देगा, गवर्नमेंट को डायरेक्टली देगा। लेकिन जीएसटी उन्होंने दिया है बट वो अल्टीमेटली कस्टमर से रिकवर किया है। इन दोनों का जो प्रॉफिट मार्जिन है उसका इनकम टैक्स को रिकवर कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। यस, एंड तो डायरेक्ट टैक्स मतलब डायरेक्ट किसी को झापड़ मारना, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब किसी और को सुपर देना तुमको मारने के लिए, इनडायरेक्ट टैक्स है ना। दोनों केस में मारना मेरे को ही है, बड़े केस में मैं डायरेक्ट मारूंगा तो डायरेक्ट टैक्स, किसके थ्रू मरवाऊंगा तो इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्टली आपकी इंपैक्ट हुआ है, ठीक है। सो ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको अच्छे से लर्न करना है कि इंडियन टैक्स में हम बर्डन क्या करते हैं, पास ऑन। जैसे आपने मेरे क्लासेस ली है, उसमें जो मेरा प्रॉफिट है उसका इनकम टैक्स मैं ही भरूंगा, वो आप नहीं दोगे, क्योंकि वो मेरा इनकम है, मैं ये पैसा घर पे लेके जाऊंगा। लेकिन इंडायरेक्ट टैक्स मैंने आपसे रिकवर करके किसको दिया, गवर्नमेंट को दिया। सेम जिम ओनर भी वही करेगा, आपने जो मेंबरशिप फीस दिया है उसमें से उसके खर्चे काट के जो पैसा बचेगा प्रॉफिट, उसका वो टैक्स भर के घर पे लेके जाएगा, तो वो खुद भरेगा।
इसलिए डायरेक्ट टैक्स के लिए गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे चैलेंजेस है, क्योंकि लोग भरना नहीं चाहते हैं। यस, क्योंकि मेरे जेब से मेरे को पता है कि 1 लाख मेरे को मिल रहा है प्रॉफिट, बट मैं पूरा घर पे नहीं लेके जाऊंगा, इसमें मेरे को इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा, प्लस ऑफिस के खर्चे भी देने पड़ेंगे। चलो एज्यूम करो ऑफिस के खर्चे निकाल के नेट प्रॉफिट है, तो भी इस 1 लाख रुपए में से मेरे को कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ेगा। अभी वो रेट क्या मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, अभी अपना सेकंड लेक्चर ही है, सो गिव मी सम टाइम। ऐसा है, तो इसलिए गवर्नमेंट के लिए अगर मैं आपको पूछता हूँ कि कौन सा टैक्स का रिकवर करना गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है, डायरेक्ट टैक्स रिकवर करना गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सामने वाला भरना नहीं चाहता है, गवर्नमेंट कलेक्ट करना चाहती है। इंडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन बहुत आसान है, क्योंकि देने वाले को पता ही नहीं चलता कि उसमें टैक्स इन्वॉल्व है। जैसे भी आप लोग जो भी दिन भर में खरीदारी करते हो, अपने कैडबरी परचेस की, अपने कपड़े परचेस किए, जिम ज्वाइन किया, क्लासेज ज्वाइन किए, मैगी खरीदा, यू स्पेंड लॉट ऑफ मनी। wherever you spend money that amount already inclusive of GST। आप जब इंक्वायरी करने जाते हैं कि आपको नया फ़ोन लेना है, तो आप उससे फ़ोन कितने का है, 40,000 का बोलता है वो, उसमें GST ऑलरेडी इंक्लूड होता है। तो GST का फ़ायदा क्या है कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि उसने दे दिया है। अभी आपने आज तक कितने सारे शॉपिंग की है, यू नेवर थॉट ऑफ GST। अभी इसके आगे आप सोचोगे क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, बट यू विल जस्ट क्रॉस चेक इसमें GST कितना है, यू विल नॉट आस्क हिम कि क्या है क्या है, क्योंकि वो जो प्राइस बताएगा ऑब्वियसली विद GST होगा, एंड वी आर नाउ हैबिटेड टू दैट, है ना। कि इक्लेयर 1 रुपये में आता है चॉकलेट, तो उसमें GST ऑलरेडी क्या है, इंक्लूड है। तो GST लोग भरते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, इसलिए गवर्नमेंट को GST रिकवरी करना इतना तकलीफ नहीं है जितना डायरेक्ट टैक्स का रिकवरी करना क्या है, तकलीफ है। इसलिए आपने टीवी पे कभी सुना रहेगा कि अभी डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है, डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट हटाने वाली है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स ला के आने वाली है, क्योंकि रीज़न वही है गवर्नमेंट का कि 4-5 करोड़ रिटर्न खाली इंडिया में फाइल होते हैं, पूरे इंडिया में 4 से 5 करोड़, ज़्यादा रिटर्न फाइल नहीं होते हैं, मैक्स 6 करोड़ पकड़ चलो। तो 6 करोड़ के लिए इतना बड़ा इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट बनाओ, इतने सारे ऑफिसर्स अपॉइंट करो, रिकवरी के लिए इतना तकलीफ है, इतने झोल करते हैं लोग, फ्रॉड करते हैं, इवेजन करते हैं। तो इसलिए दे आर थिंकिंग ऑफ टू ब्रिंग सम न्यू सिस्टम, ताकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू मेंटेन रहे और ये जो कलेक्शन का प्रॉब्लम है ये भी सॉर्ट आउट हो जाए। सो दैट इज द मेन पेन फॉर गवर्नमेंट। तो अगर आपने कहीं न्यूज़ सुना रहेगा, इसका मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ कि ऐसा गवर्नमेंट क्यों सोच रही है। दे आर नॉट थिंकिंग ऑफ GST, क्योंकि वो कलेक्ट होने ही वाला है। मैं भी जो भी चीज़ें पैसा खर्च करता हूँ एक दिन में, उसमें भी ऑलरेडी टैक्सेस क्या है, इंक्लूड है। मैंने रेनकोट खरीदा, उस प्राइस में ऑलरेडी GST इंक्लूड रहता है ना। बारिश का सीजन है, मैंने अच्छा बैग खरीदा, जूते खरीदे, उसमें ऑलरेडी GST इंक्लूड है। तो देते समय मेरे को पता नहीं चलता है। तो गाइज दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड GST। ठीक है, चलो एनी क्वेश्चन यहाँ पे ऑनलाइन? ओके चलो नेक्स्ट। अभी ये तो पहला था, अभी अपन पीछे जाते हैं। हाँ देखो, डायरेक्ट टैक्स का ये पहला बताया। अभी दूसरा फर्क क्या है, यहाँ पे हमने फर्क दिया है, मैं एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। पहले जो फर्क था वो ये है कि टाटा मोटर्स ने इनकम अर्न किया उसका टैक्स वो खुद भरेंगे, डीलर ने जो इनकम अर्न किया उसका टैक्स खुद भरेंगे, आपके पेरेंट जो भी काम कर रहे हैं वट एवर इनकम दे आर अर्निंग उसका भी टैक्स वो खुद गवर्नमेंट को भरेंगे। इंडायरेक्ट टैक्स का बर्डन अपन क्या करते हैं, पास ऑन करते हैं। तो मैं जो आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें जो GST है वो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पास ऑन कर रहा हूँ। सेकेंड, डायरेक्ट टैक्स इज ऑन और इनकम, वेल्थ पे था, बट वेल्थ टैक्स NDA गवर्नमेंट ने 2014 में ही एबोलिश कर दिया। तो ये जस्ट लिखने के लिए, वेल्थ टैक्स डज नॉट एग्जिस्ट राइट नाउ, सो इट इज ओनली ऑन इनकम ऑफ द SSC एंड इट इज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। GST कॉम्प्रिहेंसिव सभी गुड्स एंड सर्विसेज पे है। इनकम टैक्स में बर्डन में शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ, जो आपका इनकम है पेरेंट्स का उस पर टैक्स उनको देना है। आप जब अर्न करना स्टार्ट करोगे तो उस पर जो इनकम टैक्स आपको देना है, मैं जो अर्न कर रहा हूँ उस पर इनकम टैक्स मेरे को देना है। तो ये बर्डन हम एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पे बर्डन शिफ्ट होता है। GST का एग्जाम्पल लिया। डायरेक्ट टैक्स इज कलेक्टेड आफ्टर द इनकम फॉर द ईयर इज कलेक्टेड। यस, इंडिया में डायरेक्ट टैक्स इज ऑन एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम नॉर्मली पता कब चलेगा, 1 साल खत्म होने के बाद। तो अपन अगले साल इनकम टैक्स भरते हैं। GST इमीडिएटली कलेक्ट होता है। जब भी आप गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम करते हो तो GST इमीडिएटली कलेक्ट होता है। GST क्या होता है, इमीडिएटली कलेक्ट होता है। ठीक है,
इसका एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, इसका जीएसटी, सेंट्रल एक्साइज, कस्टम, वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स। तो ये जस्ट एग्जाम्पल दिए हैं। तो ये कभी कभी एग्जाम में डिफरेंस पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत सिंपल है बट क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, इसका और एक डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ ना, ध्यान से सुनना। मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, ये अपन आगे पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी। अभी देखो, आपने ये बेसिक लेक्चर, मैंने कहा कि अभी आपको नोट्स की जरूरत नहीं है, मैं सब्जेक्ट का बेस क्रिएट कर रहा हूँ। सो एक 2-3 लेक्चर मेरे को लगेंगे बेस क्रिएट करने के लिए, फिर एक बार आपको सब्जेक्ट की जानकारी हो गई तो ये आप समझ लो ये एक ओवरव्यू ऑफ सब्जेक्ट है। इतना जानकारी आने के बाद आप स्टूडेंट लेवल पे आ जाओगे, ताकि फिर वहाँ से मैं आपको टेक्निकल सब चीज़ें पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। सो यू कैन से दिस इज द फाउंडेशन कोर्स या ब्रिज कोर्स टू कम अप टू दैट लेवल। नाउ मेरे को कुछ एग्जाम्पल के आंसर्स दो। लेट्स से आप और मिस्टर मुकेश भाई अंबानी मार्केट में गए, दोनों ने 10 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट खरीदा, आपने भी 10 रुपए का पार्ले जी बिस्किट खरीदा और मुकेश भाई अंबानी ने भी खरीदा। अभी बिस्किट के एग्जाम्पल क्यों? क्योंकि बिस्किट मेरे को बहुत पसंद है, एवरीडे सुबह में 2 बिस्किट खाता हूँ कंपलसरी। हाँ, या तो मार्ले या तो ग्लूकोज, बट आई नीड बिस्किट कंपलसरी, नहीं मिला तो मैं पागल हो जाता हूँ। सो मेरे को बिस्किट बहुत पसंद है, एवरीडे 2 बिस्किट खाता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, हेल्थ कॉन्शियस भी होना पड़ता है। हाँ, सो अभी बताइए उसमें जो जीएसटी का अमाउंट रहेगा वो आपके ऊपर और मिस्टर अंबानी के ऊपर सेम होगा या अलग अलग होगा? चलो ऑनलाइन वाले आंसर दो। यस, करेक्ट, सही कहा इन लोगों ने, सेम होगा। 10 रुपए का पार्ले जी बिस्किट जो है उसमें जो जीएसटी इन्वॉल्व है वो क्या है? सेम ही है। तो इसको बोलते हैं रिग्रेसिव इन नेचर। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव नेचर। आपका इनकम देखा नहीं जाता है, उसका बर्डन सबके ऊपर एक जैसा आता है, वो बहुत बड़ा तकलीफ का काम है। जैसे आप में से जिन लोगों ने मेरे क्लासेस लिए है, हर एक का फाइनेंशियल पोजीशन अलग अलग रहेगा, किसी का अच्छा होगा, किसी का बहुत ही अच्छा होगा, किसी का बहुत ही अच्छा होगा, किसी का एक्सट्रीम अच्छा होगा, राजा महाराजा के घर का होगा। बट उनके ऊपर जो मैंने क्लासेस का जो जीएसटी रेट है 18% है आपके फीस में इंक्लूड, वो सबके लिए क्या है? सेम ही है। तो जीएसटी आदमी का इनकम नहीं देखता है, स्पेंड कहाँ पे क्या उसके हिसाब से जीएसटी लगता है। तो ये थोड़ा गलत बोल सकते हैं कि जिसका अर्निंग कैपेसिटी कम है उस पर भी सेम अमाउंट का जीएसटी लगता है, दैट इज द प्रॉब्लम। एंड क्लासेस पे तो 18% है। सो जो भी स्टूडेंट मेरे लेक्चर्स लेते हैं दे मे नॉट हैव सेम फिनेंशियल कंडीशंस, बट स्टिल द बर्डन ऑफ जीएसटी ऑन देम इज सेम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिग्रेसिव इन नेचर। ना अभी गवर्नमेंट इनकम से, अभी देखो आप बोलेंगे से इसको अलग क्यों नहीं किया, से इनकम के बेसिस पे कैसे करेंगे? तो क्या होगा फिर पता है क्या, जब भी आप कुछ खरीदे जाओगे ना, बोलेंगे तेरा आईटीआर दिखा कितना है, आईटीआर में इनकम इतना है क्या, ठीक है तेरे को कम दाम में देंगे। तो ये प्रैक्टिकली करना पॉसिबल नहीं कि हर एक आदमी के लिए एक ही गुड्स के लिए आप सोचो हर एक आदमी के लिए अलग अलग रेट हो सकते हैं क्या, झगड़ा होगा कि नहीं होगा? तो उसका कोई उपाय नहीं है। जैसे मेरे क्लासेस का फीस है वो हर एक बच्चे के लिए एक ही रहेगा, एंड अगर मैंने फाइनेंशियल सर्टिफिकेट के बेसिस पे दिया तो हर एक बच्चा सर्टिफिकेट बना के लेके आएगा कि इंडिया में सबसे गरीब मैं छूँ, फुकट में होता है क्या? देखो, है ना, हाँ, पीपल विल ब्रिंग सर्टिफिकेट, इंडिया में कुछ भी हो सकता है। तो एवरीवन विल ब्रिंग सम काइंड ऑफ सर्टिफिकेट एंड दे विल गो टू, है ना, टू बाय समथिंग, बोलेंगे देख भाई मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैं गरीब हूँ, सस्ते दाम में दे। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। अभी बात करते हैं इनकम टैक्स। अभी इनकम टैक्स में सेम थिंग, आपने कोर्स कंप्लीट किया, आप भी पैसा अर्न कर रहे हो, मुकेश भाई अंबानी भी पैसा अर्न कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन इज हु विल पे मोर टैक्स? चलो आंसर दो, सोचो आंसर दो, हु विल पे मोर टैक्स? आप देंगे या मिस्टर मुकेश भाई अंबानी देंगे? बोलो। यस, सही जवाब है, ऑनलाइन ने सही आंसर दिया है, मुकेश भाई अंबानी देंगे। तो जैसे आपका इनकम बढ़ेगा आपका टैक्स लायबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। तो इनकम टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज अ रिग्रेसिव इन नेचर। आपके नोटबुक में लिख के रखना, मैं आपको की पॉइंट बताऊंगा। आपके नोटबुक बनाओ जिसको नाम देना है हैंड रिटन नोट्स, एंड जस्ट मेक अ नोट। क्या लिखना है? पहले नोट फटाफट लिख दो सब लोग। जीएसटी इज ए रिग्रेसिव इन नेचर, इनकम टैक्स इज ए प्रोग्रेसिव इन नेचर। और ये नोट्स जो आपने लिखे हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इसका आपको फोटो भेजना है। सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू मेक अ सेपरेट नोटबुक जिसका नाम दो हैंड रिटन नोट्स। तो हर एक प्रोविजन में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको डिक्टेट करूंगा, आपको लिख के वो मेरे को शेयर करना है व्हाट्सएप ग्रुप पे। जो फेस टू फेस है, जो लाइव फेस टू फेस मैं खुद चेक कर सकता हूँ, जो लाइव वर्चुअल है उनको व्हाट्सएप करके भेजना है। इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चन?
यस, यहाँ पे किसी को क्वेश्चन? ओके, चलो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं ना। अभी एक स्टूडेंट ने मेरे को क्वेश्चन पूछा था कि सर आपने तो कहा समझ में आ गया, पर हमको ऐसे लग रहा है कि देयर इज ए डबल टैक्सेशन। मैं बोला कैसे? बोला सर देखो, उसने एग्जांपल लिया स्टूडेंट ने कि सर ये ए एंड बी है, ए ने बी को गुड सेल किए 1000 रुपये में, उस पर जीएसटी लगा 18% से 180 रुपये एग्जाम्पल, टोटल ए ने बी को 1180 में बेचा। तो उसने कहा सर अगर मैंने ए का पीएनएल अकाउंट बनाया है तो उसके क्रेडिट पे सेल आएगा 1000 रुपया। अच्छा, जीएसटी कभी सेल परचेस में ऐड नहीं करना है, जीएसटी अपना सेल नहीं, वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू, मैं कलेक्ट करके डायरेक्टली गवर्नमेंट को भरता हूँ, तो जीएसटी मेरा रेवेन्यू नहीं है। तो इसलिए ध्यान में रखना कि अपन सेल परचेस अकाउंट करते समय जीएसटी को अमाउंट हटा देंगे। जीएसटी का अकाउंटिंग कैसे होता है ये हम आपको पीजीपीपी चैप्टर नंबर 6 में पढ़ाने वाला हूँ, सो डोंट वरी, उसका अकाउंटिंग कैसे होता है मैं आपको चैप्टर 6 में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये पेंडिंग है अभी कि अपन ने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, ये अपन पढ़ने वाले 100%। एंड लेट्स से ये 1000 रुपये का गुड्स बनाने के लिए ए ने कुछ खर्चा किया 720 रुपये एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे ए ने बेचा 1000 रुपये में, ए ने उसको बनाने के लिए 720 खर्च किया, तो यहाँ पे उसका जो पी मतलब प्रॉफिट है वो 280 रुपया है। उसका प्रॉफिट कितना है? 280 रुपया है। एंड लेट्स से एज्यूम करो 280 रुपये प्रॉफिट आएगा 100 रुपया। अगेन ये एग्जाम्पल है, कैलकुलेशंस में आगे पढ़ाने वाला हूँ, ये जस्ट समझने के लिए, टेक्निकली परफेक्ट आंसर नहीं है, ये जस्ट समझाने के लिए। तो एज्यूम करो कि उसको 100 रुपये टैक्स देना है। अभी स्टूडेंट का क्या कहना है कि सर ए 2 टैक्स दे रहा है। मैंने बोला कैसे? बोला सर 1000 रुपये पे वो जीएसटी भी दे रहा है गवर्नमेंट को 180 रुपया, एंड 1000 में जो उसका प्रॉफिट है 280 उस पर वो इनकम टैक्स भी दे रहा है, तो 280 उसके हिसाब से डबल टैक्स हो रहा है, क्योंकि 280 1000 में इंक्लूड है ना। 280 इज पार्ट ऑफ 1000, 1000 माइनस 720 इज 280। तो इससे ये जो 280 मेरा प्रॉफिट है ना, उस पर आप जीएसटी भी लगा रहे हो, क्योंकि आप 1000 पे लगा रहे हो तो 280 पे लग ही रहा है ऑब्वियसली, एंड 280 पे भी आप इनकम टैक्स लगा रहे हो, तो 280 से 2 बार टैक्सेबल हो रहा है। तो ये मेरा डाउट करेक्ट है क्या? ये उसने क्वेश्चन पूछा था। अच्छा पहले बताइए, आपको क्वेश्चन समझा क्या ऑनलाइन? डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? ओके ग्रेट। तो यहाँ पे डबल टैक्सेशन नहीं हो रहा है, कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है, क्योंकि 180 का बर्डन में आगे पास ऑन कर रहा हूँ। 180 मैं पे कर रहा हूँ, बट वो बी की जेब से जा रहा है, मेरी जेब से नहीं जा रहा है। खाली जो 100 रुपीज़ है वो मैं पे कर रहा हूँ, जो 100 रुपीज़ वो मैं पे कर रहा हूँ। 280 का बर्डन में आगे क्या कर रहा हूँ? पास ऑन कर रहा हूँ। सो देयर इज नो डबल टैक्सेशन। तो देखो 1000 पे जीएसटी कौन दे रहा है? बी दे रहा है, एंड 100 पे टैक्स कौन दे रहा है? ए दे रहा है। तो डबल टैक्सेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। नाउ अभी मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ कि इनकम टैक्स लायक हो गया, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग विद डायरेक्ट टैक्स। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स लॉ है, उसमें इनकम टैक्स एक्ट है। आई रिपीट, डायरेक्ट टैक्स लॉ है, उसमें इनकम टैक्स एक्ट है, ठीक है। सो सब्जेक्ट का नाम होता है, मतलब लॉ एंड एक्ट दो अलग अलग है। मैं बताऊंगा इसका डिफरेंस, ये भी बताऊंगा कि लॉ और एक्ट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अभी इसमें इनकम टैक्स कौन भर रहा है? ए। अच्छा, इनकम टैक्स लायक क्यों गया? अभी उसका लॉजिक पे आते हैं अपन। अभी अपन सब्जेक्ट की शुरुआत करें कि इनकम टैक्स लायक क्यों गया, और इंडायरेक्ट टैक्स कहाँ से है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी हिस्ट्री की आया कहाँ से सर? पहले बता दो इंडायरेक्ट टैक्स की हिस्ट्री। इसी पुराने ज़माने में क्या होता था कि जैसे जहाँ पे राजे महाराजे होते थे, तो उसमें क्या होता था कि जब भी मैं, लेट्स से मैं छोटा मोटा बिजनेस बनूँ और मेरे को किसी स्टेट में जाके वहाँ पे बिजनेस करना है, वहाँ पे रूलिंग कोई राजा है, जैसे राजा विक्रमादित्य एग्जाम्पल। तो जब भी मैं उनके एरिया में जाऊँगा बिजनेस करने के लिए, आई यूज टू ऑफर देम सम गिफ्ट, करेक्ट ना। तो उनको मैं, अच्छा बाइंडिंग नहीं था, बट आउट ऑफ लव, अफेक्शन, ग्रेटिट्यूड मैं उनको गिफ्ट देता था। एंड फिर वो जो ट्रेडिशन बन गया जिसको बोलते हैं कस्टम, होता है ना, फैमिली ट्रेडिशन होता है ना, कि एग्जाम में जाने के पहले हम पेरेंट्स के पाँव छूते हैं, भगवान के आशीर्वाद लेते हैं। इट्स अ ट्रेडिशन, कस्टम। हमारे घर में दिवाली में पूजा होती है, या हर एक रिलीजन में
कुछ ना कुछ रिलीजियस सेरेमनी होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, पूजा पाठ हवन होता है, हर एक कास्ट में होता है. सो वी फॉलो सर्टन, जैसे वो कस्टम ही है, ट्रेडिशन है अपना, और वो करना भी ज़रूरी है. सो इसको गवर्नमेंट ने इंडायरेक्ट टैक्स में कन्वर्ट कर दिया कि जो राजे महाराजे इंडायरेक्टली टैक्स ही ले रहे हैं ना, तो वो गवर्नमेंट लेना स्टार्ट कर दिया ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. यस, है ना. पहले कौन लेते थे? राजे महाराजे लेते. अभी अपन किसको दे रहे हैं? गवर्नमेंट को. तो ये इसको गवर्नमेंट ने इंडायरेक्ट टैक्स में कन्वर्ट किया. तो ये जो ट्रेडिशन था, यहाँ से वो इंडायरेक्ट टैक्स का जन्म हुआ कि आई यूज्ड टू ऑफर सर्टेन गिफ्ट्स टू किंग. नाउ इंस्टेड ऑफ किंग, रादर देन गिफ्ट, आई हैव टू गिव देम मनी. भाई विटामिन एम, गवर्नमेंट को क्या चाहिए? विटामिन एम, जो हॉर्लिक्स भी नहीं देता है. हॉर्लिक्स में तो शायद विटामिन ए बी सी की कुछ तो भी शक्ति है, या दूध की शक्ति बड़ा, ऐसा कुछ तो बोलते हैं वो. बट ये सबसे पावरफुल विटामिन इन लाइफ में कौन सा बोलो? विटामिन एम. ये रहेगा तो लाइफ टनाटन. नॉट इन ऑल केसेस, योर हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यस, ओनली मनी विदाउट हेल्थ इज ऑफ नो यूज. Otherwise you will earn lot of money till you're 50, and after 50 you will spend that money on your health. You won't be able to enjoy that money. So ऐसे पैसे का कुछ काम नहीं. Yeah, you are so busy that you don't have time to enjoy the money. Even that much money is also of no use. So पैसा वही अच्छा होता है जो मन को शांति देता है, and you can enjoy the money. You can enjoy the money. Yes, ऐसा मेरा खुद का थॉट प्रोसेस है. सो ओके, तो वहाँ से इंडायरेक्ट टैक्स आया. अभी डायरेक्ट टैक्स का पर्पस क्या था? लॉजिक समझो. डायरेक्ट टैक्स क्यों लाया गया? गवर्नमेंट ने बहुत सोचा कि अगर डायरेक्ट टैक्स नहीं होगा तो देखो क्या होगा, रिच विल बिकम मोर रिचर, एंड जो गरीब आदमी वो क्या होगा? और गरीब होगा. तो गरीब आदमी को अपलिफ्ट कैसे किया जाए और ये गैप कैसे कम किया जाए, तो इसलिए डायरेक्ट टैक्स लाया गया. तो दोनों एक्ट के पर्पस अलग अलग है. आप ये बोल सकते हैं बस अल्टीमेटली तो 1000 रुपये 2 लोग टैक्स दे ही रहे हैं ना, भले एक बार ए दे रहा है एक बार बी दे रहा है, बट अल्टीमेटली 1000 रुपये तो 2 बार टैक्स लग रहा है. बट वैसे आप कंपेयर मत करो, दोनों एक्ट अलग अलग है. डबल टैक्स तभी वहाँ जाएगा जब वो एक एक्ट के अंदर है. दो अलग एक्ट के अंदर डबल टैक्स बोलना थोड़ा मुश्किल है. मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि वो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, बट डबल टैक्सेशन का मतलब जो टेक्निक लेंगे तो अंडर सेम टैक्स देखना ज़्यादा बेटर होगा. सी अंडर डिफरेंट टैक्स अब तो होता वो तो होगा ही, उसका कुछ इलाज नहीं है. आई एम टॉकिंग ऑफ सेम एक्ट. तो अंडर सेम एक्ट डबल टैक्सेशन नहीं होता है. ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा. जीएसटी भी जब पढ़ेंगे तो वो भी पढ़ाऊंगा. सो फॉर इक्वलाइज मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डायरेक्ट टैक्स लाया गया, और इसलिए डायरेक्ट टैक्स को प्रोग्रेसिव रखा गया है कि एज यू अर्न मोर यू विल हैव टू पे मोर टैक्स, एंड दैट मनी कैन बी यूज फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर पीपल इन द सोसाइटी, ताकि उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो? इम्प्रूव हो. तो इंडिया में जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ये जो भी लोग हजारों करोड़ के टैक्सेस देते हैं, बोलो उसमें हर एक आदमी का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस. गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है, वो मोदी जी का उज्ज्वला स्कीम था, वो गैस घर पे पहुंचाते थे, उसमें वो सब्सिडी देते थे, वो इन्हीं से आता था. तो इनके पैसे से हर एक गरीब का लाइफ अपलिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ है? पहले वो चूल्हे में खाना बनाते थे, अभी उनके घर में गैस आ गया, तो लाइफ अपलिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ? भले दूसरे के पैसे से क्यों ना हो, विद सब्सिडी क्यों ना, बट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये काम डायरेक्ट टैक्स करता है. तो दोनों में अगर गैप बढ़ गया ना तो मुश्किल हो जाएगा फिर. यस, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ बिग चैलेंज फॉर गवर्नमेंट कि सर्टन कैटेगरी गेटिंग रिचर एंड रिचर एंड सर्टन कैटेगरी बिकम पुअरर, सो दैट वोंट हेल्प एनी इकोनॉमी. डिमांड सप्लाई कोई बैलेंस नहीं हो पाएगा, उसमें इकोनॉमिक डिसएडवांटेज बहुत है. ठीक है, बट अभी वो मेरा काम नहीं आपको पढ़ाना, करेक्ट ना? आपको पता रहेगा, नहीं तो आपको थोड़ा रिसर्च करके पढ़ना पड़ेगा. तो यहाँ से उसका जन्म हुआ है. इसलिए डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव नेचर. मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि डायरेक्ट टैक्स को प्रोग्रेसिव क्यों रखा गया. यस, एंड इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स को रिग्रेसिव रखा गया क्योंकि उसका बर्डन सब पे अपने को क्या करना है? पास ऑन करना है. वो इनकम के हिसाब से हो ही नहीं सकता. चलिए, तो ये था गाइस डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स. जो मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी. एनी क्वेश्चन यू हैव ऑनलाइन? एनी क्वेश्चन? चलो, ओके ग्रेट. नाउ अभी थोड़ा पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड, वेरी इंपॉर्टेंट. ये अपन ने अभी क्या देखा? खाली बेसिक्स. डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, उसका लेवी कैसे होता है, क्या है सब. अभी अपन मूव करते हैं टुवर्ड्स डायरेक्ट टैक्स पार्ट. नाउ कोई भी लॉ पढ़ने से पहले सबसे पहला अपन स्टार्ट करेंगे उसके ओरिजिन से. अगर आप देखेंगे तो अपन एकदम सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं. ये जो पहले 2-3 लेक्चर लूँगा ना, ये बेसिक्स है.
जब पढ़ाऊंगा तो मैं एकदम हायर स्केल पे आपको पढ़ाऊंगा। ये बस मैं एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूँ ताकि जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा वो आपको समझने के लिए आसान हो, है ना। सो इट्स अ ब्रिज कोर्स जस्ट टू ब्रिंग यू एट दैट लेवल वेर यू कैन अंडरस्टैंड माई सब्जेक्ट प्रॉपरली। डायरेक्टली मैंने चैप्टर 1 ओपन किया, धड़ाधड़ पढ़ना स्टार्ट कर दिया, वैसे पढ़ा के मतलब नहीं है, आपको मज़ा नहीं आएगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ इससे आपको सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। सो आई एम नॉट फोकसिंग कि आप घर पे, बस मेरा काम क्या है कि आपको इस सब्जेक्ट से प्यार होना चाहिए। एंड एक बार सब्जेक्ट आपको मज़ा आ गया तो आप पढ़ के मार्क्स मिलने वाले हैं। सो माई जॉब इज़ टू मेक इट सब्जेक्ट वेरी वेरी ईजी एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई वॉन्ट यू टू फॉल इन लव विद दिस सब्जेक्ट। एक बार आपको इस सब्जेक्ट से प्यार हो गया तो बार बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे तो स्कोर ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। तो मेरा फोकस उसी पर रहता है हमेशा पढ़ाते समय कि बच्चों को ईजी से ईजी लैंग्वेज में बेस्ट कंटेंट उनके पास पहुँच जाए, करेक्ट, वो टू द पॉइंट भी हो और एग्जाम में उनका फ़ायदा भी हो। बस द वंस यू स्टार्ट एंजॉइंग माई सब्जेक्ट, सो गिव मी सम टाइम। ये आप लाइफ में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, सो आपको एक चैप्टर तक वेट करो, तभी उसके बाद आपको ग्रिप आएगा, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है। तो और ये मेरा सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है, जब भी मैं 4 चीज़ें बताता हूँ आपके माइंड में 8 डाउट्स आते हैं। तो अभी भी आपके अंदर डाउट्स रहेंगे, से इसका क्या उसका क्या, कंट्रोल। जब भी मेरा चैप्टर 1 कंप्लीट होगा आपके सभी डाउट्स क्लियर होंगे। लेक्चर वाइज जो भी डाउट्स है वो मेरे को अभी जो लाइव है यहाँ पे पूछ सकते हैं, या मेरे को अपने ग्रुप में व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट स्टिल देयर विल बी एक्स्ट्रा डाउट, मैं सब कवर करने वाला हूँ। सो बस गिव मी सम टाइम, एक चैप्टर कंप्लीट होने दो, आपको प्रॉपर पूरा आइडिया आ जाएगा। ओके चलो, अभी सबसे इंपॉर्टेंट, टैक्स का माई बाप कौन है? ये जो लॉ है ना अपन जो पढ़ रहे हैं, एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, हर एक लॉ इंडिया में जितने भी एक्ट है, जितने भी लॉ है, उनका माई बाप होता है कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, तो कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कब बना? 1950 में श्री बाबा साहब अम्बेडकर उन्होंने बनाया, वन ऑफ द बेस्ट ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। इसके मैं आपको बार बार एग्जाम्पल देंगे, लॉजिक बताऊंगा जैसे हम आगे बढ़ेंगे। मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी अलग अलग देश के कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन मिस्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इतना भारी उन्होंने बनाया ना। मतलब मैं इतना बंदा टैलेंटेड कैसे हो सकता है, मैं सोचता हूँ कि 1950 में इतनी सारी चीज लिखना, इट्स अ ह्यूज टैलेंट, ह्यूज टैलेंट, यस, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, देयर इज नो सेकेंड थॉट। चलो सो आगे बढ़ते हैं। तो उनका भी जब भी रेफरेंस आएगा मैं आपको दूंगा। बहुत इतना ब्यूटीफुली ड्राफ्ट किया ना, मतलब आपको पढ़ते से मजा आएगा कि आपको कितना प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया, यू विल एंजॉय इट। अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? वो लॉ बनाता है क्या? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बनाने के अधिकार पार्लियामेंट को देता है। बस कॉन्स्टिट्यूशन में उसका एंट्री रहेगा कि आप लोगों से कौन से टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हो, कौन से नहीं कर सकते हो। जो टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं ऐसा लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, वही लॉ पार्लियामेंट पास करेगा एंड तब भी वो एक्ट बन के अपन टैक्स पे करेंगे। तो फर्स्ट इस मस्ट बी देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द माई बाप ऑफ एवरी लॉ। यस, हर एक एक्ट अपन जो पढ़ने वाले उसका माई बाप कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है क्या सर? यस, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इनकम टैक्स कौन से सेक्शन के तहत लेवी किया जाएगा, ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड उसके हिसाब से वो आएगा। तो मैं आपको सब पढ़ाने वाला हूँ। इसमें 3 आर्टिकल है। आर्टिकल 265, नो टैक्स शैल बी लेविड कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को अधिकार दिया कि भाई इस पे तुम लॉ बनाओ और लोगों से टैक्स कलेक्ट करो, बाकी किसी को अधिकार नहीं है। जैसे आपने देखा रहेगा, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, पुराने ज़माने में वो जो वर्कर होते हैं ना, उनसे 50 रुपये रोज लिया जाता था। मूवी में देखो दिखाते हैं, वो अक्षय कुमार का देखो मूवी था रावड़ी राठौड़, उसमें जो विलेन दिखा है ना, देखो वर्कर बेचारे काम करते थे और उनसे वो हफ्ता वसूली करता था 50 रुपये पर डे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये अलाउड नहीं है। कोई भी लॉ है, कोई भी जो अपन एक्ट पढ़ेंगे इनकम टैक्स, ये कलेक्ट करने का अधिकार अथॉरिटी ऑफ लॉ को ही है। तो इनकम टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ही है, आपको मेरे को नहीं है। तो इंडिया में जितने भी टैक्सेस लेवी होंगे वो बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ होंगे। अदर देन अथॉरिटी लॉ है तो वो इलीगल है, वो पकड़ा जाएगा तो उसके अगेंस्ट गुना दाखिल किया जाएगा और उसके अगेंस्ट जो भी लीगल कार्रवाई है वो होगी। सो इलीगली नो वन कैन कलेक्ट एनी टैक्स। अभी बोलेंगे सर वैसे तो गुंडागर्दी में कितने लोग पैसे वसूल करते हैं, दैट इज ओके, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको थ्योरेटिकली पढ़ा रहा हूँ। प्रैक्टिकली चीज़ें बहुत अलग रहती है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। सो नो टैक्स शैल बी कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, करेक्ट ना। तो वो जो मैंने आपको एग्जाम्पल देखी, 50 रुपये वर्कर से रोज कलेक्ट किया जाता था, गुंडे मोहल्ले कलेक्ट करते थे। राउडी डॉक्टर में दिखाया, अगर आपने देखा रहेगा था,
हाँ, तो वो वैसे अलाउड नहीं है कलेक्ट करना। जो लॉ ने लिखित किए हैं उतने टैक्सेस देना है, बाकी कोई टैक्स देना नहीं, बाकी सब गुंडागर्दी है, इलीगल है। अगर आपने कंप्लेंट फाइल किया तो डेफिनेटली उनके अगेंस्ट केस दाखिल होगा। तो ये है वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 265। आर्टिकल 245 सबसे पहले पढ़ना है। मैंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू मेक लॉ। तो ये आर्टिकल एग्जाम में एमसीक्यू में आते हैं। आर्टिकल 246 इज वेरी क्रिटिकल। देखो कितना जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, मतलब मैं बहुत बार बोलूंगा, ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड, ब्रिलियंट पर्सन, ब्रिलियंट नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। 1950 में इतनी सारी चीज़ लिखना आसान काम नहीं है, अनबिलीवेबल, एब्सोल्युटली। सो इट्स अ ह्यूज टैलेंट। सो आर्टिकल 246 क्या है? इंडिया इज अ फेडरल स्टेट, मतलब इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, ये तो आपको पता रहेगा, उसको बोलते हैं फेडरल स्टेट। तो ये जो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, उन्होंने सोचा कि भाई ये रेवेन्यू जो मिलेगा, जो भी अलग अलग टैक्सेस लगेंगे, ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की, बट बाकी भी इंडिया में बहुत से टैक्सेस है, म्यूनसिपल टैक्स है, वाटर टैक्स है, आरटीओ को अपन टैक्सेस देते हैं, रोड एंड व्हीकल टैक्स रहता है। वी पे डिफरेंट टैक्सेस फॉर डिफरेंट बिजनेसमैन, देयर आर डिफरेंट टैक्स, मल्टीपल टैक्सेस हुए पे, मल्टीपल। अभी मेरा फोकस डीटी एंड जीएसटी भी होगा, मतलब मेरे सब्जेक्ट रिलेटेड। तो वो रेवेन्यू किसको मिलेगा? अब इसमें झगड़ा ना हो, सभी बोलेंगे हमको चाहिए, सेंट्रल बोलेंगे हमको चाहिए, स्टेट बोलेंगे हमको चाहिए। तो आर्टिकल 246 में उस रेवेन्यू का भी बाइफर्केशन किया गया। सोचो कितनी बड़ी बात है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो उसमें क्लैरिटी था कि ये रेवेन्यू किसको मिलेगा, ये रेवेन्यू किसको मिलेगा। बोलो कितना बड़ा काम है। तो आर्टिकल 246 क्या करता है? एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू करता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, एंड जो मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इसको अपने को की नोट्स में लिखना है, ठीक है। एनी क्वेश्चन ऑन दिस अप टू दिस पॉइंट ऑनलाइन? एनी क्वेश्चन? यस यस यस, अपन पढ़ने वाला आर्टिकल 246 में आगे पढ़ाने वाला हूँ। यस ओके, यस, एनी क्वेश्चन? ठीक है, चलो। हाँ, अभी जो रिकॉर्डेड में है, आपको कोई डाउट है तो आप लेक्चर के बाद व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अभी जो अपन ने ऊपर पढ़ा था, अच्छा ये डायग्राम आपको बनाना है। इस डायग्राम बना के आपको मेरे को ग्रुप पे फोटो भेजना है। सो प्लीज़ टेक फोटोग्राफ, ये वीडियो पॉज करके आप लिखो एंड ये नोटबुक में लिख के भेजना है। तो जितने भी चार्ट्स है, अभी पहले तो वो ये तो मैं आपको दिखा देता एक बार, इसका मत करो, ये मैंने नोट्स में दिया है तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा नहीं कि आप लिखो, ये आप लिख लो प्लीज़। इसका फोटो निकालना है, ये वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, बट ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये अभी लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पहला डायग्राम मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को लिख के भेजेंगे, ताकि मेरे को पता चलता है कि जो रिकॉर्डेड है ना, मेरा बिग कंसर्न है रिकॉर्डेड, क्योंकि मैं आपके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ ज़्यादा। जो फेस टू फेस है, जो लाइव वर्चुअल है, मैं उनसे डेली इंटरेक्ट करता हूँ तो मेरे को आइडिया आ जाता है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेने वाले, प्लीज़ शेयर योर होमवर्क इन आवर व्हाट्सअप ग्रुप, ठीक है। तो आपको मेल में हम भेज देंगे, सो डोंट वरी। चलो, अभी आर्टिकल 246 को मैं आगे एक्सटेंड करने वाला हूँ, ध्यान से पढ़ो ना। आर्टिकल 246 में एक है शेड्यूल 7, ये आपने पढ़ा रहेगा। ये रेवेन्यू को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। उसमें 3 लिस्ट बनाई गई है, एक है यूनियन लिस्ट, सेकेंड वन इज स्टेट लिस्ट एंड थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट, है ना। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनियन लिस्ट? इसमें जो भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस है वो मिलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, यस। स्टेट लिस्ट में जो भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस है वो मिलेंगे स्टेट गवर्नमेंट को। एंड जो लिस्ट 3 है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें सेंट्रल एंड स्टेट दोनों को अधिकार है, ठीक है। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ ओनली डायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स में थोड़ा पैटर्न बदल जाता है, सो प्लीज फोकस ओनली ऑन डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आता है लिस्ट नंबर 1, एंट्री नंबर 82, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट टैक्स किसका रेवेन्यू, तो क्या लिखना है एग्जाम में? इट्स द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड ये कहाँ पे कलेक्ट होता है? ये लिस्ट 1 में कलेक्ट होता है, एंट्री नंबर 82, इट्स द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बाकी लिस्ट 2 में क्या आएगा? अभी इतना ही लिख के रखना है कि टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। लिस्ट 3 में सेंट्रल एंड स्टेट दोनों को अधिकार दी है, तो सेंट्रल विल हैव देयर ओन लॉ
एंड स्टेट विल हैव देयर ओन लॉ, उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूँगा तो जो वैल्यू एडेड टैक्स है, वैट आपने सुना रहेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, ठीक है। ये जीएसटी में बताऊंगा बट जस्ट नॉलेज के लिए एक एग्जाम्पल होना चाहिए। तो डायरेक्ट टैक्स लिस्ट 1 में आता है, जीएसटी लिस्ट 3 में आता है, ओके। तो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा जीएसटी का क्या होगा, वो मैं जीएसटी में डिस्कस करता हूँ। उसमें आर्टिकल 246A है, ये अपन पढ़ रहे 246, जीएसटी में से डिफरेंट आर्टिकल, तो वो लॉजिक्स बाद में देखेंगे। कॉन्करेंट लिस्ट में लिखो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकते हैं। जैसे वुमेन सेफ्टी पॉलिसी, ना वुमेन सेफ्टी इज अ मेजर चैलेंज इन इंडिया, तो सेंट्रल का अलग लॉ हो सकता है, स्टेट विल हैव देयर ओन लॉ कि उनको पनिश कैसे करना है, जो भी है। चलो, तो ये फोटो निकाल लो, लिख लो, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको होमवर्क स्पेशली जो रिकॉर्डेड है, जो लाइव वर्चुअल है, फेस टू फेस तो मैं क्लास में चेक करूँगा, लाइव वर्चुअल आपको भी शेयर करना है, रिकॉर्डेड आपको भी शेयर करना है। प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करो, नहीं तो क्या होगा फिर मेरे को ट्रैक नहीं रहेगा आप कितना पढ़ रहे हैं, है ना। यानी आप डायग्राम लिखेंगे तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 अपन ने पढ़ा। लिस्ट 1 देखो, अभी इसमें क्या आता है, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। तो लिस्ट 1 में जो भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस है उसका लेवी कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेवी का मतलब है क्रिएशन ऑफ चार्ज, तो उसमें जो भी टैक्सेस एंड ड्यूटीज लिखा है वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, उसके लॉ भी ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगा। तो अभी अपन जो पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, उसका एंट्री नंबर 82, इट्स अ रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो क्या लिखा है, एंट्री नंबर 82, एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेवी टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। अदर देन एग्रीकल्चर इनकम मतलब क्या, अभी आपने सुना रहेगा कि इंडिया में एग्री इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, क्या नहीं सुना, सुना रहेगा। हाँ, तो उसका पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, तो हर एक स्टेट डिसाइड करेगा कि एग्री इनकम में टैक्स लेना है या नहीं लेना है। बट राइट नाउ किसी भी स्टेट में दोस्तों इतनी हिम्मत नहीं कि फार्मर के ऊपर टैक्स लगाए। जो स्टेट फार्मर के ऊपर टैक्स लगाएगा उसकी सत्ता गायब हो जाएगी, चेयर गायब हो जाएगी। आपको ही पता है, मेरे को पता है, क्योंकि फार्मर बेचारा ऑलरेडी परेशान है। क्लाइमेटिक चेंजेस इट्स अ मेजर चैलेंज फॉर फार्मर, गवर्नमेंट पॉलिसीज अनदर मेजर चैलेंज, political scenario, so many challenges are there for farmer, exploitation by middlemen। so बहुत मतलब गवर्नमेंट ने मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो आर्मी मिलिट्री के लोग हैं, बिकॉज दे वर्क रियली हार्ड फॉर अस। एंड एग्रीकल्चर, अगर आप एग्री करते हो तो प्लीज़ कमेंट में यस लिखना। तो मेरे हिसाब से इन दो सेक्टर पे गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली आई फील समवेयर कि दीज आर द नेग्लेक्टेड सेक्टर। मतलब गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी बनाती है बट वो पता नहीं सही तरह से वहाँ तक पहुँचती नहीं, ऐसा मेरे को लगता है। इफ़ यू लुक एट MP MLA, दे गेट सो मेनी फैसिलिटीज एज कम्पेयर टू आर्मी मिलिट्री पीपल, दे सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर अस एंड लुक एट देयर सैलरी वेरी मिनिमम। तो गवर्नमेंट ने उनको बहुत अच्छे बेनिफिट देने चाहिए। इवन फार्मर्स, उनका फोकस रहना चाहिए कि फार्मर को गवर्नमेंट स्कीम अच्छी बनाती है बट वो पहुंचते नहीं उनके पास, वो मेरे हिसाब से जो तकलीफ है वो ऐसे कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, दे मेक लॉट मेनी पॉलिसीज। बट अभी थोड़े थोड़े चेंजेस होना चालू हुए बट स्टिल उतना नहीं हुआ है। मतलब एनडीए गवर्नमेंट आने के बाद मेरे को लग रहा है कि फार्मर के पास कुछ बेनिफिट्स पहुंच रहे हैं, बट स्टिल टीवी पे वो प्रोटेस्ट करते ही है। सो एग्जैक्टली अपने को क्लैरिटी नहीं आ रहा है। योजना बहुत अच्छी अच्छी बनती है, वो वहाँ तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो गवर्नमेंट लगता है कि हम तो अच्छी चीज़ें कर रहे हैं यार, ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे मैं एकदम कंटेंट एकदम अच्छे लेवल पे आपको पढ़ा रहा हूँ, हर एक चीज़ पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट फिर भी सोचते हैं मार्क्स तो नहीं मिल रहे हैं क्योंकि बंदा पढ़ ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, वैसा है। तो अभी किसी स्टेट में हिम्मत नहीं कि एग्री इनकम में टैक्स लगाओ, जो स्टेट ऐसा करेगा चेयर गैप है ना। तो एट प्रेजेंट नो टैक्स ऑन एग्री इनकम, ठीक है, और आगे आएगा भी नहीं, डोंट वरी। एंड अपन जो भी एक्ट पढ़ रहे हो वो 1961 पढ़ रहे हैं। अभी आप बोलेंगे साहब इतना पुराना एक्ट पढ़ा रहे हो, नो गाइस, मैं आपको सभी अमेंडमेंट भी पढ़ाने वाला हूँ एज पर फाइनेंस एक्ट 22, लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है, नया रिकॉर्डिंग है, ब्रांड न्यू है ना। दिस इज फॉर 2023 एग्जाम, ठीक है। तो मेरा पूरा रिकॉर्डिंग हर साल नया होता है, 100% ब्रांड न्यू लेक्चर्स, यस, ठीक है। सो ये पूरा नया रिकॉर्डिंग है। तो ये एक्ट अपन पढ़ रहे हैं 1961 का, बट जो फाइनेंस एक्ट जो अप्लाई होगा वो 2022 का लेटेस्ट आपको पढ़ना है। चलिए, यहाँ तक एनी क्वेश्चंस? ओके,
ना अभी जो मैं इनकम टैक्स एक्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एज पर अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 22। सो ये एक्ट में क्या है, चलो अभी कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जस्ट फॉर नॉलेज। इस एक्ट में टोटल 298 सेक्शंस हैं एंड लगभग 14 शेड्यूल्स है, ठीक है। सो 298 सेक्शन हमको पढ़ना है, भाई चिंता मत करो, इतने नहीं आपने को पढ़ना है। आप एज्यूम करो 100 to 125 पढ़ना है, बाकी फिर फाइनल लेवल पे है। द एक्ट डिटरमाइन, अच्छा ये एक्ट पढ़ने से हमको क्या क्या नॉलेज मिलेगा, टोटल इनकम, लायबिलिटी कितना है, प्रोसीजर फॉर असेसमेंट, अपील, पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन। हाँ मतलब टोटल इनकम कैसे निकालना है मैं आपको पढ़ाऊंगा, टैक्स लायबिलिटी कैसे आएगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, प्रोसीजर फॉर असेसमेंट, आपका असेसमेंट कैसे किया जाएगा, आप रिटर्न कैसे फाइल करोगे ये मैं पढ़ाने वाला हूँ। अपील मतलब जब भी कोई डिस्प्यूट अरेज होगा बिटवीन यू एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उस डिस्प्यूट को कैसे सेटल किया जाएगा उसको बोलते हैं अपील, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। एंड पेनल्टीज है, कुछ अगर आपने गलत काम किया, जैसे ट्रैफिक ऑफेंसेस के लिए पेनल्टी है, जैसे इनकम टैक्स में भी अलग अलग केसेस में पेनल्टी है, जेल में भेजा जा सकता है, वो भी पढ़ेंगे। एंड फाइनेंस एक्ट के थ्रू इसमें क्या होते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, अमेंडमेंट। तो हर साल फाइनेंस एक्ट के थ्रू इसमें अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, तो इसको भी आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। मतलब इसका डायग्राम करना है अपने को, लिख लो। नाउ अभी ये जो इनकम टैक्स है इट इज़ एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अभी पहले देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिया एज फार एज इनकम टैक्स इज कंसर्न। तो ये बेसिक थीम अगर आपको पता चल गया ना, फिर सब्जेक्ट पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। तो पहले जो 1-2 लेक्चर्स है दीज आर द फाउंडेशन कोर्स, आप बोल सकते इट्स वो गैप को आपको फिल करना है ना। बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, जनरल नॉलेज जो मेरे सब्जेक्ट के रिक्वायर्ड है। अभी देखो ये है, अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ इंडिया। सो दिस इज कॉल्ड एज द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये जो इंडिया का बॉर्डर है इसको हम क्या बोलते हैं, टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इंडिया में ये तो कवर्ड है, इंडिया में तो कवर्ड है, और क्या कवर्ड है, इट इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर अप टू 12 नॉटिकल माइल। तो इंडिया के बाहर जहाँ पे भी पानी है अप टू 12 नॉटिकल माइल इट इज ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ इंडिया। अब इसमें आपको 2 लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ नॉटिकल माइल? तो गाइज 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, सो 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.853 किलोमीटर्स। सो अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अराउंड 21-22 किलोमीटर जो है पानी वो इंडिया में माना गया है। मतलब यहाँ पे अगर कुछ भी एक्टिविटी होता है एंड इफ यू अर्न इनकम, वो इंडिया में टैक्सेबल होगा सब्जेक्ट टू वेरियस कंडीशन ऑल्सो। मैं जैसे अभी अपन चैप्टर 1 में है, चैप्टर 2 के बाद आपको क्लैरिटी आएगी कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा कौन सा नहीं होगा। सो दैट क्लैरिटी आई गिव यू इन चैप्टर 2। सो ये अभी आपका सेकंड क्वेश्चन होगा, सर ये टेरिटरी वाटर इंडिया में क्यों इंक्लूड किया गया? ऑलरेडी इंडिया इतना बड़ा देश है ना, अब ये पानी क्यों कवर किया? उसका लॉजिक बता रहा हूँ, व्हाई टेरिटोरियल वाटर इज ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ इंडिया। तो इतना डीप में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, छोटी से छोटी चीज़ आपके पास पहुँचाने वाला हूँ। बस आपको मेरा साथ देना है एंड तक, कि आप लेक्चर टाइमली देखोगे, डेली मेरा होमवर्क करोगे, बस बाकी मैं सब संभाल लूँगा। और पहले लेक्चर मैंने आपको बताया कि आपको मैं क्या क्या रिसोर्सेज यूज करने के लिए दे रहा हूँ। देखो अभी लॉजिक क्या है, अभी देखो लेट्स से दिस इज सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी यहाँ पे है मुंबई, यहाँ पे गोवा। अभी देखो अगर दिस इज कॉल्ड एज अ 12 नॉटिकल माइल, टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल मुंबई एंड गोवा। अगर अभी सोचो अगर ये इंडिया में नहीं होता तो क्या होता?
तो यहाँ से अगर मैं गुड्स, अच्छा अभी मुंबई से अगर गोवा जाना है तो वो शिप जो है बाहर से जाएगा, तो ये शिप जो है ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा और यहाँ से यहाँ पे आएगा। अगर ये इंडिया में कवर नहीं होता तो ये मुंबई टू गोवा भी एक्सपोर्ट हो जाता। हाँ, क्योंकि वो आउटसाइड इंडिया है, तो मैं मुंबई से गुड्स गोवा भेजता तो वो शिप इंडिया के बाहर से वापस इंडिया में आएगा, एंड गोवा से मुंबई जाएगा तो भी शिप बाहर से अंदर आएगा। करेक्ट ना? तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ये दोनों सिटीज़ तो इंडिया में है, गोवा एंड मुंबई, एंड उसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैसे बोलेंगे हम? क्योंकि व्हाट इज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट? इंडिया के बाहर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इंडिया के बाहर से आना इम्पोर्ट, इंडिया के बाहर भेजना एक्सपोर्ट, तो ये होता। तो गवर्नमेंट समझे कि ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड और एक दो, मतलब ये पूरा लॉजिक ये नहीं है, दिस इज वन ऑफ द लॉजिक, और बहुत सारे इश्यूज है, बट अपने सब्जेक्ट के लिए अभी इतना इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूँ और क्या है। ये एक लॉजिक है कि अगर इंडिया से जो अपना ये टेरिटोरियल बाउंड्री है, मतलब ये इस पे जो सिटीज़ है वो तो उसमें अगर शिप से है तो पानी इंडिया के बाहर से जाएंगे वो, क्योंकि पानी तो इंडिया के बाहर ही है। तो अगर यहाँ से ऐसे गए तो, अंदर से गए तो प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से गए तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कहलाएगा, इसलिए कवर किया गया। और एक चीज़ है, अगर आप देखेंगे मैप, आप घर पे देख लेना मैप अगर है तो, अंडमान निकोबार ऐसे यहाँ पे है जो इंडिया से कनेक्टेड नहीं है, बट इट इज़ विद इन 12 नॉटिकल माइल, तो उसको भी गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, क्योंकि इंडिया का पार्ट है, बोले वो कनेक्टेड नहीं है तो उसको अपन इंडिया में कैसे लेंगे, तो ये डेफिनेशन से वो भी इंडिया में क्या हो गए, ऐड हो गए। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस 12 नॉटिकल माइल। ये दो बहुत मैंने बेसिक पता है, और भी बहुत सारे चीज़ें, बट अपने सब्जेक्ट के लिए इतनी इनफ है एज अ स्टूडेंट। सो ये क्यों है, सब्जेक्ट के हिसाब से इनफ है, देयर आर अदर लॉजिक्स ऑल्सो, बट आपने को यूपीएससी एमपीएससी नहीं करना है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, है ना, इतना इनफ है इसलिए। तो ये इसका लॉजिक है, इसको कवर क्यों किया, ताकि वो प्रॉब्लम ना है। ओके नाउ, अच्छा अभी इसमें 200 नॉटिकल माइल का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी कवर्ड है। नाउ व्हाट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक काम किए जाते हैं, जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, तो यहाँ पे पानी में से मिनरल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, तो वो भी एक्टिविटी इंडिया में ही माना जाएगा, क्योंकि ये इंडिया के एसेट्स है, ये जो मिनरल्स वगैरह ये अपने एसेट्स है। सो अप टू 200 नॉटिकल माइल ये इंडिया का ही माना जाएगा। ओके नाउ, अभी अप टू 12 नॉटिकल माइल जो हवा है, पानी है, एंड पानी के अंदर का जमीन है, वो भी इंडिया में माना जाएगा। तो अप टू 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल वाटर, एयर स्पेस एंड सबसॉइल, ये पूरा कहाँ पे माना जाएगा, इंडिया में माना जाएगा। पानी के अंदर क्या एक्टिविटी होती है सर, वो डिगिंग वगैरह एक्टिविटी होती है, ऑयल वेल बनाए जाते हैं पानी के अंदर, वो है। हवा में क्या होती है एक्टिविटी सर, नेविगेशन सर्विसेज दी जाती है, जो फ्लाइट्स बाहर से इंडिया में आते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं, उनको नेविगेशन सर्विसेज दी जाती है, पायलट को ट्रेनिंग दिया जाता है, तो बहुत सारे एक्टिविटी होते रहते हैं जो अपने को नहीं आइडिया, ये सब इंडिया का पार्ट माना जाएगा। लेकिन अप टू 200 नॉटिकल माइल एयर स्पेस कवर्ड नहीं है, एंड सबसॉइल भी कवर्ड नहीं, खाली सी बेड कवर्ड है। एंड बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल उसको बोलते हैं हाई सी एरिया, विच इज केप्ट ओपन फॉर एंटायर ग्लोब, विच इज केप्ट ओपन फॉर एंटायर ग्लोब। इज दिस क्लियर, विच इज केप्ट ओपन फॉर एंटायर ग्लोब। तो ऐसे इसका वर्किंग होता है, ठीक है। तो ये हाई सी एरिया क्या है, अगेन ये इंडिया टैक्स में डिटेल में डिस्कशन होगा, अभी अपने को इनकम टैक्स बेस की भी जरूरत नहीं है। तो ये था डेफिनेशन ऑफ इंडिया, ये भी अपने नोट्स में दिया है, मैं पढ़ने वाला भी हूँ, बट एक बेसिक मैं आपको पहले बता रखा हूँ, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसका फोटो निकाल के रखो, अगर आपको लगता है ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन आते हैं, और ये बहुत ईजी है, आप लर्न कर लोगे, मतलब आई डोंट थिंक आपको स्पेशल एफर्ट्स लेने की जरूरत पड़ेगी, ये लर्न हो जाएगा, है ना। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट नंबर एंड चेहरे क्लास में ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं, ये एडवांटेज है फेस टू फेस बैच ज्वाइन करने का। आप लोगों के लिए जो रिकॉर्डेड है, जो लाइव वर्चुअल है, बहुत बड़ा लिमिटेशन है, बट जो फेस टू फेस है दे एंजॉय मेनी अदर थिंग्स। आप समझ रहे, समझ गए, तो वो कैसे चेहरे और नंबर लर्न करते हैं, वैसे लर्न हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो चलो, तो गाइस अभी अपन ने जितना पढ़ा है उसके मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ। सो एक सेपरेट नोटबुक बनाना है, जिसका नाम लिखना है हैंड रिटन नोट्स बाय विपुल सर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो अपना लेक्चर नंबर लिखो
चलो आज के मैं की नोट्स आपको लिख के दे रहा हूँ, फटाफट लिखो। पहला, राइट डाउन फर्स्ट की नोट्स। क्या क्या पढ़ा था अपन ने? पहला की नोट्स, टैक्स इज ए सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऐसे हर एक लेक्चर के बाद मैंने जो पढ़ा उसमें से की नोट्स मैं आपको लिख के दूंगा, रिवीजन नोट्स अलग से दूंगा, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है, तो उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। पर्पस क्या है, मैं बिलीव करता हूँ कि जितना लिखोगे उतना लर्न हो जाएगा। सेकेंड, टाइप्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये इंपॉर्टेंट में पढ़ा अपन ने। तीसरा, बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैनॉट बी शिफ्टेड। चौथा, बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड। उसके बाद फिर अपन ने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अच्छा, उसमें अभी आप लिखो, क्या लिखना है? डायरेक्ट टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव इन नेचर। एंड indirect tax is a regressive in nature. So direct tax is a progressive in nature, indirect tax is a regressive in nature. Next level, direct tax is a revenue of central government. List 1, entry number 82. Next, power to levy tax on agri income is given to state government. Power to levy tax on agri income is given to state government. पॉइंट नंबर 7, मैं आज के लेक्चर के मेन पॉइंट आपको लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, लिखो सब फटाफट। हो गया सबके लिख के? एंड लास्ट लिखो, इंडिया includes territorial water up to 12 nautical mile and exclusive economic zone up to 200 nautical miles. बस। सो आई थिंक दीज आर द 8 important points जो आपको लिखना है।